Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So we have started our series for class 12 BST. और इस सीरीज में हम BST के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे BST के 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग के 3rd पार्ट। ऑलरेडी इसके प्रीवियस पार्ट्स में हम ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन, बेसिक्स, प्रोसेस, इसके अलावा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेलीगेशन को। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन? तो डेलीगेशन का सिंपल मतलब होता है कि अपने काम को किसी और को ट्रांसफर कर देना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने मैनेजर्स होते हैं उनको बहुत सारा वर्कलोड होता है और वो अकेले उन सारे वर्कलोड को मैनेज नहीं कर पाते, तो फिर वो अपने काम का कुछ हिस्सा अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं और ये ट्रांसफर होता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। ऐसे ही किसी भी पर्सन को कोई भी टास्क देना का कोई मतलब नहीं होता, तो आपको सही इंसान होना होता है जिसके पास राइट क्वालिफिकेशंस हो, जो इस काम को परफॉर्म कर सके। तो नाउ डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? मैनेजर्स आर असाइन्ड अ लॉट ऑफ वर्क एंड मैनेजर्स अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल दिस वर्क। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स के पास कई सारा काम असाइन किया होता है और वो अकेले उस काम को परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, वो सारा काम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इंडिविजुअल्स में बांट देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन और उनसे काम करवाते हैं। इसे कहते हैं डेलीगेशन। आपके स्कूल में भी होता होगा कि क्लास टीचर के पास कई सारे काम होते हैं, बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं उनकी। तो कई बार वो जब वो अपना काम नहीं कर पाती है तो अपना कुछ पार्ट ऑफ जॉब आपको ट्रांसफर कर देती है। जैसे आप मार्क्स की लिस्ट बना लो, या फिर आज आप अटेंडेंस लेकर रख लेना, या फिर अगर वो कहीं और किसी काम में बिजी है तो वो आपको मॉनिटर बना देगी कि आप क्लास को मैनेज कर लो। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजर्स होते हैं उनको बहुत सारा वर्कलोड होता है और जब वो उस काम को पूरा एक साथ परफॉर्म नहीं कर पाते तो वो पार्ट ऑफ वर्क ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं डेलीगेशन। नाउ डेलीगेशन एक प्रोसेस है जहां पर हम पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्ट मतलब ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको अथॉरिटी भी देते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो जब भी आप किसी पर्सन को कोई काम देते हो तो उसके पास उसे कंप्लीट करने के पावर्स भी होने चाहिए। ओके, तो अगर मेरी क्लास में मैंने किसी को मॉनिटर बनाया कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्लास को शांत रखो, तो मैंने उसे क्या दिया? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तब तक फुलफिल नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास पावर्स नहीं होंगे। तो मुझे उसे पावर भी देना पड़ेगा कि क्लास को शांत करो, और अगर कोई नहीं शांत होता है तो उसे पनिश कर दो, उसका नाम लिख लो, या फिर मैं उसे आके पनिशमेंट दूंगी। तो जब आप किसी को ये कोई पावर्स नहीं दोगे कि वो उसे पनिश कर सकता है या उसे खड़े कर सकता है या उसका नाम लिख सकता है, अगर उसके पास ये पावर्स नहीं होगी तो कोई भी क्लास का बच्चा उससे शांत हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उससे मैच होती हुई आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। और अथॉरिटी देने के बाद भी जब आप वापस आए और आपने देखा कि क्लास तो शांत है ही नहीं, सब लगे पड़े हैं बात करने में, तो फिर आप आएगी अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है यू कैन क्वेश्चन द पर्सन टू हुम द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ट्रांसफर। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। तो आप उसे क्वेश्चन कर सकते हो कि बताओ भाई, इतना तुम्हें पावर्स दिया, इतना कुछ काम दिया, तुमने कुछ भी नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो ये अकाउंटेबिलिटी होती है। आंसरेबिलिटी मतलब जो भी आपने से काम दिया अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो यू कैन क्वेश्चन दैट पर्सन। ओके, फिर अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये हम कवर करेंगे आफ्टर 2 स्लाइड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो डेलीगेशन के अंदर 3 चीजें ट्रांसफर होती है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अथॉरिटी और फिर अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटी। अपना काम किसी और को ट्रांसफर करना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर उस काम को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कुछ पावर्स भी देना, दैट इज अथॉरिटी। और फिर भी अगर वो काम नहीं हुआ तो सामने वाले से क्वेश्चन करना या उसे आंसरेबल बनाना, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। ओके, नाउ डिटेल में देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। जो भी काम आपको ट्रांसफर किया गया हो उसे टाइम से कंप्लीट करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो टास्क असाइन हुआ है उसे पूरी तरह से कंप्लीट करना, ये आपकी ड्यूटी, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, फिर आता है अराइजेस फ्रॉम द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी वही ट्रांसफर हो सकती है जहां पे एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप हो। अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं है तो वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में एक टीचर है तो आपकी सुपीरियर है और आप उनके क्या है, सबऑर्डिनेट, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन अगर आप सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो सारे आपके क्लासमेट्स हैं, इसमें कोई सुपीरियर नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मेरा ये काम कर लेना। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज यार मेरी हेल्प कर दे, थोड़ा काम कर दे, पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप उनकी हेल्प ले सकते हो।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए जरूरी है कि एक पर्सन सुपीरियर हो और एक सबॉर्डिनेट हो। फिर आता है फ्लोस अपवर्ड। हमेशा एक सबॉर्डिनेट पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड्स देयर सुपीरियर। ओके, तो कभी भी हमेशा सुपीरियर सबॉर्डिनेट को काम देगा, दैट मीन सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल रहेगा टुवर्ड्स द सुपीरियर। सुपीरियर कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ओके, तो अगर आपकी क्लास टीचर है वो आपको काम दे सकती है कि आज मैं नहीं आऊंगी तो आज आप अटेंडेंस ले लेना, दैट इज फेयर। पर आप उन्हें काम नहीं दे सकते कि मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं हुई है, आप ले जाओ उसको कंप्लीट करके आना, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमेशा सुपीरियर सबॉर्डिनेट को काम ट्रांसफर करता है, इसीलिए सबॉर्डिनेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करती है? अपवर्ड, बिकॉज सबॉर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सुपीरियर। फिर आता है अथॉरिटी, और अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसे कंप्लीट करने के लिए आपके पास कुछ पावर्स होने चाहिए, और वो पावर्स दी जाती, उसको ही कहते हैं हम अथॉरिटी। नाउ पावर्स कितनी दी जानी चाहिए? मैचिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेकंड चैप्टर में फियोल का एक कॉन्सेप्ट भी था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने क्या कहा था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जितनी होनी चाहिए। तो जितना आप उसको काम दे रहे हो, उस काम को कंप्लीट करने के लिए ही जितनी अथॉरिटी जरूरत है, सिर्फ उतनी ही अथॉरिटी दो। तो अथॉरिटी कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि किसी पर्सन को आपने पावर्स बहुत ज्यादा देके रखी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है नहीं, तो वो पक्का ही अपने पावर्स का मिसयूज करेगा दूसरों को परेशान करने के लिए। और अगर किसी के पास पूरा बहुत सारा काम है पर पावर्स कुछ भी नहीं है, पावर्स कम है, तो वो कभी भी अपने काम को ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो आप ये चाहते हो कि मिसयूज भी ना हो और काम टाइम से कंप्लीट भी हो जाए, तो फिर आपको क्या करना होता है? उतनी अथॉरिटी देनी होती है जितनी की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। फिर आता है कि अथॉरिटी कहाँ से आती है? इट अराइजेस फ्रॉम द इंडिविजुअल्स पोजीशन। उस ऑर्गेनाइजेशन पे आप किस पोजीशन पे काम करते हो ये डिसाइड करता है कि आपके पास कितनी पावर होगी। तो अगर आप सीईओ हो तो बहुत ज्यादा पावर्स है, परचेस मैनेजर हो तो थोड़ी कम पावर्स है, अगर आप सुपरवाइजर हो तो और कम पावर है। तो आपकी पोजीशन डिसाइड करती है कि आपके पास पावर्स कितनी होगी। फिर आता है कि ये डिटरमाइन करता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। मतलब सुपीरियर कौन होगा, सबॉर्डिनेट कौन होगा, ये पता कहाँ से चलता है? उनकी अथॉरिटी से। तो अगर किसी पर्सन के पास बहुत सारी पावर्स है तो ही सुपीरियर, किसी पर्सन के पास कम पावर्स है तो ही सबॉर्डिनेट। तो अथॉरिटी डिसाइड करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सुपीरियर रहेगा और कौन सबॉर्डिनेट रहेगा। फिर आता है फ्लोस डाउनवर्ड। अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है। इसका मतलब क्या है कि एक सुपीरियर ही अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दे सकता है, या फिर ऐसा कहें कि इसके पास मैक्सिमम होगी सो अथॉरिटी, फिर उसके जो नीचे काम कर रहे हैं उनके पास अथॉरिटी कम होती जाएगी। तो जो सबसे टॉप पर है उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो अथॉरिटी कैसे ट्रांसफर करती है? डाउनवर्ड। एक सुपीरियर ही अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी या पावर्स दे सकता है। ठीक है। देन थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है द सबॉर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। अगर आपने किसी सबॉर्डिनेट को टास्क दिया और उसने वो कंप्लीट नहीं किया तो ही विल बी आंसरेबल, उसे जवाब देना पड़ेगा। तो उसे जवाबदेही को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। नाउ इट इज द थर्ड एंड फाइनल स्टेप ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, फिर उसे मैच करती हुई अथॉरिटी दो, और फिर अगर काम कंप्लीट ना हो तो फिर क्वेश्चन पूछो। तो ये सब थर्ड और सबसे आखिरी वाला स्टेप है डेलीगेशन का। ये आप कैसे इंश्योर करते हो? थ्रू फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या है? पहले मैंने आपको काम दिया, फिर आपको पावर्स दी, फिर बीच में आके मैं आपसे पूछूंगी बताओ कहाँ तक काम कंप्लीट हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो मैं लगातार आपसे फीडबैक ले लेकर आपकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती हूँ। तो अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स कैसे की जाती है? फीडबैक लेकर। और फिर आता है ये अपवर्ड्स फ्लो करता है। इसका मतलब कि हमेशा एक सबॉर्डिनेट ही अकाउंटेबल रहता है टुवर्ड्स द सुपीरियर। तो अगर आपको कुछ होमवर्क दिया गया था, आपने नहीं कंप्लीट किया, तो टीचर कैन क्वेश्चन यू। लेकिन अगर टीचर ने कहा था कि मैं इस हफ्ते में ये सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, पर उसने नहीं कंप्लीट करवा पाया, तो यू कैन नॉट क्वेश्चन हर। हालांकि गलत है, पर फिर भी क्या है कि हमेशा अकाउंटेबिलिटी कैसे फ्लो करती है? अपवर्ड। हमेशा ही एक सबॉर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू देयर सुपीरियर। ओके। एक लास्ट जो रह गया है वो है कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी को आप कभी पास या डेलीगेट नहीं कर सकते, इसको हमेशा आप क्रिएट कर सकते हो, और इसी को ही आप कहते हैं एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो हमने एक स्लाइड छोड़ी थी। तो एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी कभी भी पास या डेलीगेट नहीं हो सकती है, इसे हमेशा क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि प्रिंसिपल मैम ने आपके क्लास टीचर को कहा था कि आपको रिजल्ट बनाने हैं, और हमारी जो पीटीएम रहेगी वो रहेगी ऑन 5 फरवरी। तो उन्होंने क्या कहा था कि आपको रिजल्ट बनाना है 5 फरवरी से पहले। पर जो टीचर थी, क्लास टीचर थी, उसको कुछ काम आ गया, तो उसने क्या किया, आपके किसी क्लास मॉनिटर को या किसी स्टूडेंट को बोला
कि आप एक काम करो, मेरे बिहाफ पे सबके बच्चों के जो मार्क्स की लिस्ट है वो मुझे दे दो, तो मैं उसमें रिजल्ट में मार्क्स चढ़ा दूंगी। तो ये किसने किसको दिया था उसने काम? स्टूडेंट को दिया था, ठीक है। पर स्टूडेंट बीमार पड़ गया या कुछ भी ऐसा रीजन हुआ कि स्टूडेंट ने ये काम नहीं किया, तो टीचर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएगी, रिजल्ट नहीं बना पाएगी। तो नाउ अकाउंटेबल कौन है इसके लिए? तो क्योंकि प्रिंसिपल ने ये काम दिया था क्लास टीचर को, तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल मुझसे क्वेश्चन नहीं करेगी, प्रिंसिपल क्वेश्चन करेगी किससे? क्लास टीचर से, ठीक है। अब क्लास टीचर ये नहीं बोल सकती कि यार मेरी कोई गलती नहीं है, मॉनिटर को जाके चिल्लाओ, पहले उसको काम दिया था उसने नहीं किया, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो अगर आपको पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी तो आप उसके लिए अकाउंटेबल रहोगे ही। हाँ, अगर आपने किसी और को काम दिया तो आप उसे क्वेश्चन कर सकते हो, उस बच्चे ने किसी जूनियर को काम दिया था तो वो जूनियर से क्वेश्चन कर सकता है। तो हर एक स्टेप पे क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है, हाँ, कभी भी खत्म नहीं होती है, डेलीगेट नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पापा ने कोई काम दिया था आपकी मम्मी को कि यह काम करके रखना, मम्मी बहुत बिजी थी, उन्होंने काम दिया आपको, लेकिन आपने वो काम कंप्लीट नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि आपको गालियां किससे पड़ेगी? मम्मी से, और मम्मी को किसकी बात सुननी पड़ेगी? पापा की। तो हर स्टेप पे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो रही है। अपनी अकाउंटेबिलिटी आप सिर्फ ट्रांसफर नहीं कर सकते, काम ट्रांसफर कर सकते हो, पावर ट्रांसफर कर सकते हो, पर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती है, ये हर बार क्रिएट होती है। ओके, चलिए तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। पहला है मीनिंग। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने काम दिया परफॉर्म करने के लिए, अथॉरिटी में आपने पावर्स दी और फिर भी काम नहीं हुआ तो फिर आपने आंसरेबल, उसको उससे क्वेश्चन किया, वो पर्सन आंसरेबल हो जाएगा। फिर आता है डेलीगेशन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से डेलीगेट नहीं हो सकती, अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, और अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं होती। ओके, तो आप अपनी पावर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, मेरे पास जितनी पावर्स है वो सारी आपको ट्रांसफर कर सकती हूँ, पर मैं अपनी सारी जिम्मेदारी आपको ट्रांसफर नहीं कर सकती। जैसे टीचर अपनी पावर्स आपको दे सकती है, पर वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं दे सकती। वो ये नहीं कह सकती कि सिलेबस मुझे कंप्लीट करवाना था पर बिजी चल रही हूँ तो आप सिलेबस कंप्लीट करवाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से डेलीगेट नहीं हो सकती है, और अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं होती। तो अगर आपने किसी को काम दिया, उस पर्सन ने किसी और को काम दिया, तो हर एक स्टेप पे हर एक पर्सन इसके लिए अकाउंटेबल होता रहेगा। फिर आता है थर्ड, ओरिजिन, कहाँ से जनरेट होती है? तो अथॉरिटी आती है आपकी जॉब पोजीशन से, तो आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हो वो बताएगा कि आपके पास कितनी पावर्स है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अथॉरिटी से, ठीक है, आपके पास जितनी पावर्स है आपको काम भी उतना ही दिया जाएगा। और फिर अकाउंटेबिलिटी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो काम दिया गया था अगर वो नहीं कंप्लीट हुआ तो फिर क्वेश्चन किया जाएगा। तो आपकी जॉब पोजीशन डिसाइड करेगी कि आपको कितनी पावर्स मिली है, जितनी पावर्स मिली होंगी उतना काम भी दिया जाएगा, काम नहीं कंप्लीट हुआ तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी होगी। तो अथॉरिटी कहां से आती है? जॉब पोजीशंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओरिजिन होती है। फिर आता है फ्लो ऑफ डायरेक्शन। अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है क्योंकि एक सुपीरियर ही सबऑर्डिनेट को पावर्स दे सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड, क्योंकि सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड्स द सुपीरियर। सेम अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड, सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल होता है टुवर्ड्स द सुपीरियर, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, और अगर आप इसको भी डेलीगेट बोलते हो तो वो गलत नहीं होगा। और फिर आता है अकाउंटेबिलिटी इम्पोज की जाती है, थोपी जाती है। तो पहले इस वाली से छुटकारा नहीं मिलता, अब नई बार आपने किसी और को अकाउंटेबल कर दिया, उस पर थोप दिया कि आप भी जवाबदार या जवाबदेही आपकी भी रहेगी, फिर उसने किसी और को काम दिया तो वो भी जवाबदेही रहेगा, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, और डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस को आप याद रखोगे विद द ट्रिक च्यू जैम। हालांकि च्युइंगम होना चाहिए पर यह है च्यू जैम। सी से हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। ना कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जब सारा काम सिस्टमेटिकली हो रहा हो, कोई एक दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए, सब अपना अपना काम सिंक से करें तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो जब आपने प्रॉपर डेलीगेशन में काम को डिवाइड किया है, काम को कंप्लीट करने के लिए अथॉरिटी भी दी है, और अगर से कंप्लीट ना हुआ तो अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी। तो जब आप ये प्रॉपरली सारा डिवाइड कर लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी, तो हर किसी वर्कर के माइंड में ये क्लियर होता है कि उन्हें कौन सा काम करना है। तो ये हर एक वर्कर को एक क्लियर पिक्चर देता है कि उन्हें क्या काम करना है, तो उसकी वजह से कोई डुप्लीकेशन नहीं होता। डुप्लीकेशन का मतलब है कि एक ही काम में तीन चार लोग नहीं घुस जाएंगे, सब लोग अपना अपना काम करेंगे, कोई किसी के काम पे टांग नहीं अड़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कोऑर्डिनेशन आएगा। तो अगर आपने क्लियरली सबको अपने अपने काम सौंप के रखे हैं, सबको अथॉरिटी मिली है अलग अलग, तो हर एक पर्सन सिर्फ अपने काम पे ही फोकस करेगा, किसी और के काम पे टांग नहीं अड़ाएगा, जिसकी वजह से कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा और कोऑर्डिनेशन अचीव हो जाएगा। फिर आता है हायरार्की।
हायरार्की का मतलब होता है सुपीरियर, फिर उससे सबऑर्डिनेट, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, हायरार्की बनती है। ओके, तो डेलीगेशन जो है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करती है। तो किसी पर्सन को आपने ज्यादा पावर्स दिया तो ही विल बिकम द सुपीरियर, किसी को कम पावर्स मिली है तो वो सबऑर्डिनेट। तो इसी डेलीगेशन की वजह से क्या होता है, एक हायरार्की क्रिएट होती है या फिर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट होता है। और ये हायरार्की बहुत जरूरी है आपकी कम्युनिकेशन के लिए। तो इन फ्यूचर कभी भी कोई कम्युनिकेशन हुआ तो इसी स्केलर चेन को फॉलो करते हुए होगा। तो डेलीगेशन क्या क्रिएट करती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जिसको पावर ज्यादा मिलती है वो सुपीरियर बन जाता है, जिसे पावर्स कम मिलती है वो सबऑर्डिनेट। और यही जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है ये एक हायरार्की बनाता है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल है। फिर हम बात करते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो डेलीगेशन में क्या, डेलीगेशन का यूज करते हुए जो मैनेजर्स हैं वो अपने रूटीन टास्क को अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। तो रोजमर्रा के वही जो रूटीन काम है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देंगे और फिर वो फ्री हो जाएंगे टू फोकस ऑन सब अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो जो मैनेजर्स होंगे वो अपना रोज का वही काम, एक्सेल फाइल बनाना या फिर वही कुछ पीडीएफ तैयार करना, ये जो रूटीन वर्क है वो सबऑर्डिनेट को दे देंगे। तो टाइम मिल जाएगा कुछ क्रिएटिव वर्क पे फोकस करने का, ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस करने का, जिससे क्या होगा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा होगा। फिर हम बात करते हैं वर्कलोड। डब्ल्यू से वर्कलोड मतलब ये जो डेलीगेशन है वो मैनेजर्स का वर्कलोड रिड्यूस करती है। तो डेलीगेशन मैनेजर्स आर अलाउड टू शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क विद द सबऑर्डिनेट व्हिच हेल्प द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। डेलीगेशन का यूज करते हुए मैनेजर्स अपना काम अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है जी से ग्रोथ, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। नाउ मैनेजर्स क्या करते हैं, अपना पार्ट ऑफ टास्क ट्रांसफर करते हैं टू द सबऑर्डिनेट्स, कीपिंग इन माइंड देयर क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज। तो वही मैनेजर्स ने उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी क्वालिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ काम दिया था परफॉर्म करने के लिए। और वही सबऑर्डिनेट्स अगर इसी काम को रोजाना परफॉर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आपने जो काम दिया था वो उनकी क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए दिया था, और सबऑर्डिनेट्स में जब इसी काम को रोजाना परफॉर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प होगी। फिर आता है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। तो एम्प्लॉयज का कैसे भला होगा इसमें, जब मैनेजर अपना काम सबऑर्डिनेट्स को देता है कर परफॉर्म करने के लिए, तो सबऑर्डिनेट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी आती है उस काम को सीखने की जो कि मैनेजर का है। तो वो एडवांस में वही सारी स्किल सीख लेता है जो कि फ्यूचर मैनेजर्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसके चलते उनको क्या, उनके अंदर डेवलप करता है द फ्यूचर मैनेजर। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिल जाता है, एक रेडीमेड फ्यूचर मैनेजर। इसका मतलब क्या है कि जब वो मैनेजर नहीं था तभी उसने वो सारा काम सीख लिया जो कि मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। तो बाय द टाइम वो मैनेजर रिटायर होगा तब तक आपके सबऑर्डिनेट पे वो सारी स्किल्स आ जाएंगी कि वो फ्यूचर में मैनेजर बन सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक राम था जो कि मैनेजर था, उसने ये काम ट्रांसफर किया था श्याम को। ठीक है, तो नाउ श्याम को वो ड्यूटीज परफॉर्म करनी थी जो कि मैनेजर की है। तो वो इन एडवांस वो सारी स्किल सीख जाएगा, वो सारी एक्सपर्टीज उसके पास आ जाएगी जो कि मैनेजर के पास होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके जब टाइम बीतेगा और राम के रिटायर होने का टाइम आ जाएगा तो श्याम के पास वो सारी स्किल्स होंगी कि उसे प्रमोट किया जा सके मैनेजर बनने के लिए। तो जिससे क्या होता है, फ्यूचर मैनेजर्स तैयार होते हैं क्योंकि उन्हें मौका मिलता है कि वो उनकी स्किल्स और एक्सपीरियंस गेन कर सके ऑफ द हायर जॉब पोजीशन। फिर आता है एम से मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जब मैनेजर्स अपना काम ट्रांसफर करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो सबऑर्डिनेट्स को एक फीलिंग आती है ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ट्रस्ट। तो वही अगर आपकी क्लास टीचर अगर आपको कुछ काम देती है कि स्टाफ रूम से कॉपीज लेकर आओ, या फिर आप मार्क्स बता दो, मार्क्स की लिस्ट बना दो, या फिर आप मॉनिटर बन जाओ, क्लास को शांत करवाओ, तो भले ही वो अपना काम आपको दे रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर रही है, पर आपको क्या फील होता है कि टीचर जो है वो मैं उसका फेवरेट हूँ, या जो टीचर है वो मुझ पर यकीन करती है, मतलब टीचर्स और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो इससे क्या होता है, उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको ये सब पता चलता है कि टीचर बिलीव्स ऑन यू, टीचर आप पर यकीन करती है, तो इससे उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। सेम जब एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को काम ट्रांसफर करता है तो भले वो काम दे रहा है, जिम्मेदारी दे रहा है, पर इससे सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेशन मिलती है, उन्हें लगता है कि दे बिलोंग टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, और उनके अंदर एक ट्रस्ट वाली फीलिंग डेवलप करती है। ओके, तो क्या थे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, च्यू, जैन। सी से आता है कोऑर्डिनेशन, एच से आता है हायरार्की, ई से आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट, डब्ल्यू से आता है वर्कलोड रिड्यूस करना, और फिर आता है जी से ग्रोथ, ई से एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, एंड एम से आता है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, तो कोऑर्डिनेशन,
हायरार्की, इफेक्टिव मैनेजमेंट, वर्कलोड, growth, employees development, and last is motivation. Next we will talk about centralization and decentralization. Centralization का मतलब होता है concentration of powers and authority in few hands, that is top level. जब सारी पावर्स कुछ लोगों के हाथ में रखी जाए तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक बॉस है और सारा काम सिर्फ उसी से ही पूछ के करना होता है, तो वही ऑर्डर देगा कि आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना। तो सारी पावर्स किसके हाथ में है? उसी एक या दो तीन लोगों के हाथ में, तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। जबकि यही पावर्स अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो सिस्टमेटिकली ये सारा काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो टॉप लेवल अगर आपने कोई पावर्स मिडिल को दे दे, मिडिल वाले अगर अपने कुछ पावर्स बॉटम को दे दे, बॉटम वाले अपने कुछ पावर्स वर्कर्स को दे दे, तो ये क्या हो जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के हाथ में सारी पावर्स आ जाना। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन वेरियस हैंड्स, तो बहुत सारे लोगों के हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अगर आप काम दे रहे हो, पावर्स दे रहे हो, तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ पहले हम बात करते हैं, अच्छा डिफरेंस कर लेते हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क क्या था। पहले तो मीनिंग, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन फ्यू हैंड्स, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सारी पावर्स कुछ लोगों के हाथ में हो तो सेंट्रलाइजेशन, और वो सारी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन। फिर आता है अथॉरिटी। यहाँ पे सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है, ज्यादातर पूरी अथॉरिटी किसने रखी होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। जबकि यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वो सिस्टमेटिकली हर एक लेवल को मिलती है, तो टॉप, मिडिल, बॉटम, हर एक लेवल ऑफ मैनेजर को कुछ अथॉरिटीज दी जाएंगी। फिर आता है सुटेबल। ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में गिनती के 10 या 12 लोग ही हैं, तो आप सारी पावर्स अपने पास रख सकते हो, आप उनको कह सकते हो कि हर एक चीज मुझसे पूछ के करना। लेकिन अगर आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लोग काम करते हैं, तो फिर आपको सारी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। फिर आता है फ्रीडम ऑफ एक्शन। यहाँ पे क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर्स कुछ लोगों के हाथ में है, तो बाकी मैनेजर्स को कम फ्रीडम मिलती है, उनके पास कुछ अथॉरिटी नहीं होती है कुछ डिसाइड करने की। जबकि यहाँ पे लोगों के पास ज्यादा पावर्स रहेगी, उनके पास ज्यादा फ्रीडम रहेगी कोई काम परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन में भी हमने देखा था कि हम पावर को ट्रांसफर करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसफर करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डेलीगेशन का ही एक्सटेंशन है। इसका मतलब, डेलीगेशन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में पावर का ट्रांसफर करना। तो एक सुपीरियर ने अगर अपने सबऑर्डिनेट को पावर ट्रांसफर की है, तो दैट इज डेलीगेशन। फिर ये सबऑर्डिनेट अपने सबऑर्डिनेट 2 पर पावर ट्रांसफर करेगा, तो अगेन इट इज डेलीगेशन। फिर ये आगे चल के सबऑर्डिनेट 3 पर पावर ट्रांसफर करेगा, तो अगेन डेलीगेशन। तो ये दो लोगों के बीच में हर बार क्या हो रहा है? डेलीगेशन। और अगर आप इसे लार्जर स्केल में देखो, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन में जो पावर्स होती है वो दो लोगों के बीच में डिवाइड होती है, तो एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ही ट्रांसफर करता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटीज मल्टीप्लाइड बाय मैनी, इसमें एक साथ बहुत सारे लोगों को पावर्स दी जाती है। तो अगर डायरेक्टर ने प्रोडक्शन हेड को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है या फिर अथॉरिटी दी है, तो दैट इज डेलीगेशन। फिर दो लोगों के बीच में जो परफॉर्म हो रहा है, डेलीगेशन। फिर दो लोगों के बीच में जो परफॉर्म हो रहा है, डेलीगेशन। तो ये हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है? डेलीगेशन हो रहा है। और ऐसा डेलीगेशन करते करते अगर हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अगर पावर्स पहुंच जाती है, मतलब टॉप, मिडिल, बॉटम, हर एक लेवल अगर कवर हो जाता है, तो उसे कहते हैं क्या? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, बढ़ते हैं आगे। फिर दूसरा डिफरेंस है, एक तो ये डिसेंट्रलाइजेशन एक्सटेंशन होता है, दो लोगों के बीच में हो रहा हो तो डेलीगेशन, और वही अगर हर एक लेवल पे पहुंच जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा डिफरेंस है कि डेलीगेशन करना नेसेसरी है, कंपलसरी है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल है। इसका मतलब कि एक मैनेजर अगर उसके कुछ काम दिया गया है, तो बहुत ऑब्वियस है कि उसके पास जो वर्कलोड होगा वो बहुत ज्यादा होगा, किसी भी कीमत पे वो अकेला सारा काम परफॉर्म कर ही नहीं सकता, तो उसे अपना कुछ काम तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, मतलब डेलीगेशन तो जरूरी है ही है। लेकिन क्या वो डेलीगेशन हर एक लेवल तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये ऑप्शनल है। ये आपकी मर्जी है कि आप हर एक लेवल पे पावर देना चाह रहे हो कि नहीं देना चाह रहे, पर ऑप्शन जरूर है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन मत करो, लार्ज है तो कर लो, या फिर अगर आपके जो एम्प्लॉयज है वो बिल्कुल गधे हैं या फिर उन्हें कुछ भी नहीं आता, इनएफिशिएंट है, तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन मत करो, क्योंकि उन्हें पावर देने का मतलब ही नहीं रहेगा। इनएफिशिएंट है तो मत करो।
लेकिन अगर आप वो बहुत एफिशिएंट है, बहुत समझदार है, उन्हें सब कुछ अकेले मैनेज करना आ जाता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। तो डेलीगेशन करना ही पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन। पर डिसेंट्रलाइजेशन में आपके पास ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन आप देख सकते हो कि अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो कर लो, स्मॉल है तो मत करो, एम्प्लॉयज बहुत होशियार है तो कर दो, नहीं है तो मत करो। फिर आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्कोप की बात करें तो डेलीगेशन का लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही पार्टीज इन्वॉल्व होती है। डिसेंट्रलाइजेशन का बड़ा स्कोप है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, हर एक लेवल ऑफ मैनेजर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर आता है सिग्निफिकेंस। डेलीगेशन इंपॉर्टेंट तो जरूर है, लेकिन इसके कंपैरिजन में, डिसेंट्रलाइजेशन के कंपैरिजन में कम है, और डिसेंट्रलाइजेशन की सिग्निफिकेंस थोड़ी ज्यादा है। रीजन क्यों? क्योंकि डेलीगेशन रूटीन वर्क है, आप हर रोज डिसाइड करते हो कि मुझे अब काम देना है कि नहीं देना और किसको देना है, तो रूटीन वर्क है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन वन टाइम डिसीजन होता है, तो ये आपने पहले से डिसाइड किया होता है कि इस साल सिर्फ पावर्स मेरे हाथ में रहेगी या सबके हाथ में रहेगी। तो अगर आपने ये एक बार डिसाइड कर लिया तो लंबे टाइम तक आपको पावर्स उनको देनी पड़ती है। बिकॉज इट इज वन टाइम डिसीजन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के लेना होता है। और ये रूटीन डिसीजन है, हर रोज आप डिसाइड करते हो कि इस बार पावर किसको देनी है किसको नहीं देनी है, तो इंपॉर्टेंट तो है, पर हर रोज आप इसको चेंज कर सकते हो, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस कम होती है। तो ये ज्यादा सोच समझ के करना होता है कि आप अगर एक बार गलत हो भी गया तो अगले दिन सुधर जाएगा, तो इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ एक्शन। डेलीगेशन में आपके पास कम फ्रीडम होती है, क्योंकि हर रोज आप उनको पावर दे रहे हो और हर रोज आप उनसे फीडबैक लेते हो कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप किसी और को काम दे दोगे, तो यहाँ पे जो फ्रीडम है आपके पास वो कम है। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन वन टाइम डिसीजन था, तो आपने एक बार पावर दे दी तो दे दी। अब फिर आप महीने में एक बार या साल में एक दो बार पीरियोडिकली सुपरवाइज करोगे, बीच में आप बार बार उनसे क्वेश्चन नहीं करोगे, तो यहाँ पे उनके पास पावर ज्यादा होती है। स्कोप की बात करें तो ये नैरो छोटा कॉन्सेप्ट है और ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो डेलीगेशन करना हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अपना काम किसी और को देना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, ये हर एक मैनेजर डिसाइड करता है कि आज मैं अपना सारा काम कर लूंगा कि किसी और की जरूरत पड़ेगी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल की जिम्मेदारी होती है, वो डिसाइड करता है कि पावर सबको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो डेलीगेशन करना हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन करना ये डिसाइड करता है टॉप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज रहने वाली है या डिसेंट्रलाइज्ड। फिर हम बात करते हैं नेचर या असेंशियल। तो अभी हमने देखा कि डेलीगेशन कंपलसरी होता है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अपना सारा काम अकेले परफॉर्म कर ही नहीं सकता, तो कुछ काम तो आपको शेयर करना ही पड़ेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कैसा है? ऑप्शनल है। फिर हम बात करते हैं पर्पस। ना दोनों से ही सेम चीजें होती है, पर मेन पर्पस या फिर मेन रीजन क्या होता है डेलीगेशन करने का? अपना बर्डन कम करना। तो अगर मैंने डिसाइड किया कि अपना काम किसी और को ट्रांसफर करती हूँ, डेलीगेट करती हूँ, तो इससे मेरा सोल मकसद क्या था कि अपना वर्कलोड कम करना। पर अगर टॉप लेवल डिसाइड कर रहे हैं कि इस बार डिसेंट्रलाइजेशन करना है, तो इसका मेन फोकस होता है सबऑर्डिनेट्स का रोल इंक्रीज करना, या सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करना या उनका डेवलपमेंट बढ़ाना। जब आप चाहते हो कि सारा काम सिर्फ हम लोग नहीं करें, सबऑर्डिनेट्स भी कुछ पार्टिसिपेट करें, तो आप क्या करते हो? डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन का सोल पर्पस होता है अपना बर्डन कम कर दो, डिसेंट्रलाइजेशन का होता है कि सबऑर्डिनेट्स का रोल ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज कर लो। फिर आता है ग्रांट ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे अथॉरिटी कौन देता है या पावर्स कौन देता है? आपका इमीडिएट सुपीरियर। तो जस्ट आपसे जो एक लेवल ऊपर काम कर रहा है वो आपको काम देगा, और आप जो आपसे जस्ट एक लेवल नीचे काम कर रहा है उसको काम दोगे। तो डेलीगेशन आपका इमीडिएट सुपीरियर देता है। और यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन कौन करता है? तो टॉप लेवल। तो सीईओ डिसाइड कर लेगा कि हर एक पर्सन के पास कौन कौन सा काम कर रहेगा, तो ये सारा डिसीजन कौन लेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर अब बात करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस और डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बिल्कुल सेम है, एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन तो सेम ही है। डेलीगेशन को हमने किससे याद किया था? च्यू जेम से। ओके, सी से क्या था? कोऑर्डिनेशन। एच से क्या था? हायरार्की। ई से था इफेक्टिव मैनेजमेंट। डब्ल्यू से था वर्कलोड रिड्यूस करना। फिर था डब्ल्यू से वर्कलोड, जी से ग्रोथ, ई से एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, और एम से था मोटिवेशन। तो इसमें भी सेम एक्सप्लेनेशन रहेगा, बस फर्क क्या है कि इसकी हेडिंग बदल जाएगी। तो वहां पे हम जो बात कर रहे थे मोटिवेशन की, यहाँ पे सेम एक्सप्लेनेशन, लेकिन वर्ड क्या यूज करेंगे कि डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम ट्रांसफर करता है, तो वो अपना ट्रस्ट और फेथ दिखा रहा है। तो सबऑर्डिनेट को लगता है कि जो उनके सुपीरियर्स है वो उन पर यकीन करते हैं, वो ट्रस्ट वर्दी को फील होता है,
उन्हें बिलोंगिंगनेस फील होती है, उन्हें लगता है कि हम भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, जिसकी वजह से उन्हें मोटिवेशन फील होता है टू परफॉर्म द जॉब। तो जब भी एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम ट्रांसफर करता है तो सबऑर्डिनेट को ऐसा लगता है कि उनका सुपीरियर उस पर यकीन करता है, विश्वास करता है, इसकी वजह से उनको मोटिवेशन फील होता है। तो वहां पे सेम एक्सप्लेनेशन थी, बस अब क्या बोलेंगे उसको, इनिशिएटिव, डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स। फिर हम बात करते थे कि यहाँ पर एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा, सेम वही एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन अब हेडिंग क्या यूज करेंगे, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। जब एम्प्लॉयज मैनेजर की जॉब को परफॉर्म करते हैं तो उनके अंदर एक एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसकी वजह से उनके अंदर फ्यूचर का जो मैनेजरियल स्किल्स है वो आज ही डेवलप हो रही है। तो बाय द टाइम आपका वो मैनेजर रिटायर होगा, आपके पास एक रेडीमेड मैनेजर होगा जो उसकी पोजीशन को टेक ओवर करने के लिए रेडी होगा। ओके, फिर हम बात करते हैं, जी से आता है ग्रोथ, और यहाँ पर भी रहेगा ग्रोथ, तो फैसिलिटेट ग्रोथ। इसका मतलब होता है कि जब आप ज्यादा अथॉरिटी जब आप हर एक सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देते हो तो हर एक पर्सन अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसे परफॉर्म करता जाता है, और रोजाना जब वो उसे परफॉर्म करेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ काफी जल्दी होगी। ओके, इसके साथ इसमें ये भी लिखा गया है कि अगर आपने लोअर लेवल को कुछ पावर्स दी होती है तो यहाँ पे हर एक जो सबऑर्डिनेट है वो अपने हिसाब से उस काम को करेगा अपने बेस्ट सुटेबल मैनर के साथ। तो आप उसे नहीं बताओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो खुद ही डिसाइड करेगा कि उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, और अपने हिसाब से वो उस काम को बेस्ट तरीके से करेगा। ओके, जब उन्हें काम ट्रांसफर करते हो उसकी क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए तो वो अपने अकॉर्डिंग उस काम को कंप्लीट करता है, और जब रोजाना वो उस काम को कंप्लीट करता है तो उसको स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्टीज गेन होती है, वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। फिर आता है आपका डब्ल्यू से वर्कलोड, तो वर्कलोड सेम रहेगा एक्सप्लेनेशन, बस इसमें आप क्या लिखोगे, रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजर्स जो है वो ओवरबर्डन ना हो जाए इसलिए क्या किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब भी उनको लगता है कि इन पर काम बढ़ता जा रहा है तो वो अपना कुछ पार्ट ऑफ वर्क दूसरों को ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे उनका वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है। फिर आता है वर्कलोड हो गया, ग्रोथ हो गया, वर्कलोड हो गया। फिर आता है आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट का भी एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा, बस इस बार उसकी हेडिंग क्या रहेगी, क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो जब आपने हर एक पर्सन को कोई काम ट्रांसफर किया होता है तो हर एक पर्सन अपने लेवल पे उस काम को करता है, बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा ये पूछने के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हर एक लेवल पर जो डिसीजन मेकिंग होगी वो काफी फास्ट होगी। एक ही चीज बची है, वो है बेटर कंट्रोल। एम्प्लॉयज जो है वो अपने खुद के डिसीजन जब खुद ही लेते हैं तो उसके लिए पर्सनली अकाउंटेबल होते हैं। तो जब आपने उनको नहीं बताया कि कैसे करना, उन्होंने खुद डिसाइड किया कि मेरे पास पावर्स थी और मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि ये काम मैं ऐसे करूंगा, और अगर वो फेल हो जाते हैं तो दे आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर दैट। तो वो कभी भी अपने सुपीरियर्स को ब्लेम नहीं कर सकते कि यार आप ही ने कहा था ऐसा करने के लिए तभी काम नहीं हुआ। जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो तो सबके पास पावर्स होती है कि अपने काम को अपने तरीके से करो, और जब आप उसे में फेल हो जाते हो तो सारी अकाउंटेबिलिटी आप ही की होती है। ठीक है, तो मोर और लेस सबके सेम ही है, एक आध आपको कुछ अलग से याद करना पड़ेगा, जैसे हायरार्की उसमें थी इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेशन उसमें था इसमें कहीं भी नहीं है, उसके जगह अब क्या है, कंट्रोल है। ठीक है, तो सी से क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो कुछ कुछ चीजें बस, बाकी सब एक्सप्लेनेशन सेम ही है, हेडिंग बदल जाएगी। तो च्यू जैम, एम से वहां मोटिवेशन था, यहाँ पर क्या है, इनिशिएटिव। फिर आता है ई से इफेक्टिव मैनेजमेंट था, यहाँ पर क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। फिर आता है जी से वहां पे भी ग्रोथ था, यहाँ पर भी ग्रोथ है। वहां पे वर्क, डब्ल्यू से वर्कलोड था, यहाँ पर क्या आएगा, रिलीव द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो बाकी सब एक्सप्लेनेशन सेम है, बस हेडिंग्स आपकी बदल जाएंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई सजेशंस हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।